हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुफ्त स्टडी। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट 6 है एंड लास्ट पार्ट है जिसमें हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर अप कर लेंगे। तो सर जो एक ब्लड फ्लो है हार्ट में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोग आगे सिस्टमैटिक एंड डबल सर्कुलेशन जो है वो पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल क्या होती है। सो हार्ट बीट वर्किंग ऑफ द हार्ट इंक्लूड द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल। अब जो हमारे हार्ट की वर्किंग है उसमें एक सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल का, आपको पता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फेज़ है वो सिस्टोल कहलाता है और रिलैक्सेशन वाला जो फेज़ है वो डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, तो एक एक रिदमिक मतलब एक सिस्टम में एक प्रॉपर टाइमिंग पे जो हमारा वेंट्रिकल और ऑरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब वो करेंगे तो वो फेज सिस्टोल कहलाएगा एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री इसका है डायस्टोल। हार्ट बीट इंक्लूड एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल और डायस्टोल दोनों आते हैं, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल का दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हार्ट बीट, मतलब जहाँ पे डायस्टोल एंड सिस्टोल दोनों आ रहा है। अब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल डिनोट द सीक्वेंस ऑफ आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इवेंट विच अकर वंस ड्यूरिंग ईच कंप्लीट हार्ट बीट। मतलब जब एक हार्ट बीट होती है, तो अभी हमने ऊपर बात करी कि हार्ट बीट क्या है, एक डायस्टोल और सिस्टोल। तो अब उस डायस्टोल और सिस्टोल में जो सीक्वेंस है एट्रियल और वेंट्रिकुलर इवेंट्स जो हो रहे हैं उसमें एक हार्ट बीट के दौरान, वो आपका पूरा कार्डियक साइकिल में आ जाता है। इट इज़ कम्प्लीटेड इन अबाउट 0.8 सेकेंड। ठीक है, एक जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की होती है। अभी हम बात करेंगे कि कौन से इवेंट्स होते हैं जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर इवेंट्स जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे। It starts with the atrial systole and can be divided into 3 phase। ठीक है, atrial systole से स्टार्ट होता है और 3 phases में ये डिवाइड किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। पूरा जो टाइम एक कार्डियक साइकिल का है वो 0.8 है और 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, तो 0.1, 0.3 एंड 0.4 के फेज में। तो एक में आपका एट्रियल सिस्टोल है, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो फेज 1 द एट्रियल सिस्टोल, इट इज़ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल्स। मतलब जो दोनों ऑरिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये 0.1 से 0.15 सेकेंड तक के लास्ट कर सकता है एंड पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इतने समय के लिए, तो वो क्या करते हैं? ब्लड को वेंट्रिकल्स तक के भेज देते हैं। ओके, तो जब आपके जो दोनों ऑरिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 से लेके 0.5 का, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो वो आपका आ जाता है फेज़ 1 में, आप डायग्राम में देख सकते हो, जिसको एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। फेज़ 2 आता है वेंट्रिकुलर्स। ठीक है, अब जहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है, अब आपके ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइमल्टेनियसली। ठीक है, और वो आपकी जो टाइमिंग होती है 0.3 सेकेंड की होती है। फिर वो क्या करता है? ब्लड को आर्टरीज में आगे भेज देता है। उसके बाद जो फेज़ 3 है वो है आपका, देखो ये दोनों क्या आते हैं? ये सिस्टोल थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक हार्ट बीट में सिस्टोल एक और एक डायस्टोल दोनों ये आते हैं आपके। ठीक है, अब जो आपका अभी आपने हार्ट बीट में यहाँ पे देखा होगा कि एक जो फेज़ है कॉन्ट्रैक्शन का जिसको हम सिस्टोल कह रहे हैं, और एक फेज़ है रिलैक्सेशन का जिसको हम डायस्टोल कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो फेज़ 1 में क्या हुआ? ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फेज़ 2 में वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये दोनों क्या है? दोनों सिस्टोल हैं। ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के अलग अलग। तो ये आपका एक सिस्टोल हो गया। अब दूसरा क्या है कि दोनों लोग रिलैक्स करेंगे, तो वो फेज़ 3 है द जॉइंट डायस्टोल। इट इज़
रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द चैम्बर्स ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल, इट इज़ कॉल्ड जनरल पॉज। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों हैं वो रिलैक्स करते हैं, इसको जनरल पॉज भी कहा जाता है, और वो 0.4 सेकेंड का होता है। ड्यूरिंग जनरल पॉज ब्लड फ्रॉम वेना कावा इज पोर्ड इनटू द राइट ऑरिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वक्त जो ब्लड वेना कावा में है वो राइट ऑरिकल में चला जाता है, एंड दैट ऑफ फ्रॉम पल्मनरी वेन, और पल्मनरी वेन से कहा जाता है लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका आ जाता है कार्डियक साइकिल, इसको हम कहते हैं पूरा कार्डियक साइकिल। अब हम बात करते हैं पल्स रेट। ठीक है, जो दिल की धड़कन है, एक नॉलेज डेक्स देख लेते हैं। हार्ट बीट जो एक एवरेज है 68 to 70 टाइम है, उसको हम हार्ट रेट कहते हैं पर मिनट। एट ईच हार्ट बीट, हर हार्ट बीट में क्या होता है, वेंट्रिकल्स 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करते हैं। इसका मतलब है हार्ट जो है आपका 4900 ml ब्लड पर मिनट क्या करता है, पंप कर देता है। तो उसका मतलब है 280 लीटर्स पर आवर और अबाउट 5000 लीटर ब्लड पर डे। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए आ जाइए, पल्स रेट क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो हम फील करते हैं अपनी नसों को टच करके, जो पाल्पेशन है, जो जर्क है, उसको पल्स रेट कहा जाता है। ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट अ न्यू पल्स। अब जो धड़कन हमें महसूस होती है पल्स में, नॉट धड़कन, जो आपको एक हल्की सी चलने जैसे जर्क्स जो महसूस होते हैं, वो एक्चुअली में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वहाँ से एक नई पल्स स्टार्ट होती है। एंड पल्स रेट इज़ सेम एज अ हार्ट रेट। तो हार्ट रेट के जैसे ही वो पल्स रेट भी बराबर होता है। एंड रेडियल आर्टरी, आप अपने हाथ की जो पल्स रेट है वो आप उससे उसको महसूस कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड जो हमारी हमने अभी फ्लैप्स वगैरह बात कर रहे थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के बारे में बात करी थी, उनके वजह से ही हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। लब डब जो हमें दिल की धड़कन धक धक सुनाई देती है, दैट इज़ एक्चुअली लब डब। हार्ट साउंड कैन बी हर्ड ऑन द चेस्ट विद सेटोस्कोप लगा के हम दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। एंड ये कंटिन्यूसली रिपीट करता है, हमारा दिल धड़कता रहता है। The lub sound is produced when ventricle contract and atrioventricular valve get closed sharply at the beginning of ventricular systole। तो जो लब है वो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं वो छट से बंद हो जाती हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगनिंग से पहले, बिगनिंग में कह सकते हो, तो वो लब आवाज़ आती है। एंड डब की जो आवाज़ आती है वो सेमील्यूनर वॉल्स जो होती हैं उनकी क्लोजिंग की वॉइस होती है। एंड द पल्मोनरी आर्टरी एट द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जो लब डब का साउंड है ये एक्चुअली में जो वॉल्व्स हैं और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसका साउंड होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये वो प्रेशर है जो ब्लड एक्सर्ट करता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड डिस्चार्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। अब देखो, वो प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है ब्लड वेसल पे, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके उसको पुश कर रही है आगे की तरफ ब्लड को, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है मेन आर्टरी में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, और इट ग्रेजुअली ड्रॉप्स इन द आर्ट्रियोलस एंड कैपिलरी, और आगे जा जाके वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर को जो मेज़र करते हैं वो हम सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में करते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जो एक्सर्टेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिनको वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, ये नॉर्मल जो उसकी रेंज है वो 120 mm ऑफ Hg है इन अ नॉर्मल पर्सन। ऐसे ही डायस्टोल का क्या है, जब रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसको कहते हैं, वो 80 mm ऑफ Hg है एक नॉर्मल पर्सन में। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर दिखाया गया है, और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए उसको कहते हैं, तो जो डिवाइस है उसको स्फेग्मो मैनोमीटर कहते हैं। एंड जो नॉर्मल है वो 120
टू 80 आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय स्फेग्मोमेमो मीटर। इट हैज़ एन इनफिमेबल बैक लाइक कफ। ये कफ होता है जिसको हाथ पे लगाया जाता है। अ कंप्रेसिबल बल्ब, और एक ये कंप्रेसिबल बल्ब है जिससे प्रेशर दिया जाता है। एक स्क्रू होता है प्रेशर को रिलीज करने के लिए। एक मीटर होता है, मर्करी मैनोमीटर होता है। एंड ट्यू रबर ट्यूब्स होते हैं जो उस बल्ब से कनेक्टेड होते हैं। कफ इज़ रैप्ड अराउंड द अपर आर्म। हाथ के जो ऊपरी जो पार्ट है वहाँ पे इसको लगाया जाता है टाइट करके। And using the stethoscope, the sound of the blood rushing through the arteries at peak pressure represent the systolic blood pressure. तो इसके ज़रिए systolic blood pressure मेज़र किया जाता है। और ये जो है ये अब तो डिजिटल आने लगे हैं मीटर्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें डायरेक्टली आपका खाली कफ होता है और एक मीटर होता है जिसके ज़रिए आप ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हो, राइट। सो अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर 120 से ये जो ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर चला जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। मेनली ये क्यों होता है कि बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द आर्टरियल ल्यूमेन बाय थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरीज की वॉल है जब वो मोटी हो जाती है तो अंदर की जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू द रप्चर ऑफ कैपिलरीज, जिसकी वजह से कैपिलरीज फट सकती हैं। एंड इट कैन कॉज द इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। चेक पॉइंट 4 पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो एट्रिया की वॉल से ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि आपको पता है वेंट्रिकल्स का जो काम है वो ब्लड को पूरी बॉडी में करना है, पुश करना है, इसीलिए उनकी वॉल्स ज़्यादा मोटी होती है। द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन दैट ऑफ द राइट, क्योंकि आपको पता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो तो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज रही है, ठीक है, और वो आगे जा रहा है फिर ऑक्सीजनेशन के लिए। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है वो तो जो ब्लड है ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में उसके ज़रिए जा रहा है, इसीलिए लेफ़्ट जो आपकी लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन विद द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो रिसीव कर रही है ब्लड को लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव करती है लंग से, इसीलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और बाकी की सारी जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी उनके पास जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। फिर है द लब डब साउंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हार्ट बीट, क्योंकि जो वॉल्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं उनके कंट्रैक्शन का, ओपनिंग और क्लोजिंग का शट और स्लैम साउंड होता है, जिसकी वजह से वो हमें लब और डब में सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व और उसका फंक्शन क्या है। तो आपको पता है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है, जहाँ से राइट एट्रियम आपका राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, उसके बीच में जो ये अपर्चर है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं, वहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में अलाउ करती हैं कि ये नीचे की तरफ आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कस्पिड्स वॉल्व। तो कस्पिड वॉल्व्स की कैटेगरी में दोनों आ जाती हैं आपकी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और आप ये कह सकते हो कि जो एट्रियम है आपके वो जब वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू, दोनों, ठीक है, दोनों तरफ, तो वहाँ पे जो वॉल्व्स प्रेजेंट है उनको कस्पिड वॉल्व्स कहते हैं। तो जब जैसे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपकी बाइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोनरी सल्कस। तो कोरोनरी सल्कस क्या है। तो जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था और मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, आप अपने बुक में फिगर 8.6 में देखें तो जो एक डिवीजन है बाहर से जो खांचा जैसा बना हुआ है वहाँ पे लिखा भी है कोरोनरी सल्कस। पेज नंबर 110 पे देखिएगा फिगर 8.6 पे। तो जो आउटर डिवीज़न है, जो आउटर
ग्रूव है जो वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स इनको अलग करता है, उसको कहते हैं कोरोनरी सल्कस। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वेसल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट ऑरिकल। तो कौन सी वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स में लेके आती हैं। तो आपने पढ़ा है कि डीऑक्सीजेटेड ब्लड पूरी इंटायर बॉडी का जो राइट एट्रियम में आ रहा है वो सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा से आ रहा है, जिसको इन्फीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल क्या है और मेंशन करिए उसके फेसेस। तो अभी हमने कार्डियक साइकिल को डिस्कस किया है। 3 फेसेस होते हैं, 2 सिस्टोल के आ जाते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा होता है जब दोनों मिलकर के रिलैक्स करते हैं। ठीक है, फिर है सेमी ल्यूनर वॉल्स का क्या रोल है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्स का रोल भी हमने डिस्कस किया था। सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं वो क्या करती हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं कि वापस से ब्लड वेंट्रिकल्स में ना चला जाए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या है। तो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं और डायस्टोल जब दोनों वेंट्रिकल्स और वो रिलैक्स करते हैं, तो मतलब आप ये कह सकते हो रिलैक्सेशन का जो फेस है उसको डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। 3 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले आर्टरीज क्या है। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को। दे कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, मतलब दिल से खून को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाना इनका काम है। सारी आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के तो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। और यही पल्मोनरी वेन के केस में उल्टा हो जाता है। Arteries have thick elastic and muscular wall and narrow lumen. The lumen is without walls. उनके lumen में किसी भी तरह की walls नहीं present होती हैं, thick elastic और muscular walls होती हैं। ये सारे characters हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके reason यही है क्योंकि ये body different body organ में blood को क्या करते हैं, पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज, आर्टियोलेस एंड इन कैपिलरीज। ठीक है, डिवाइड होते होते स्मॉलर आर्टरीज में कन्वर्ट होती हैं, आर्टियोलेस में कन्वर्ट होती हैं, फिर उसके बाद कैपिलरीज तक के वो ख़त्म हो जाती है, मतलब लास्ट उनका कैपिलरीज होता है। दे कैरी द ब्लड अंडर प्रेशर, और इसमें जो ब्लड है बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ्लो करता है। एंड ब्लड फ्लो इन देम विद जर्क, तो और एक जर्क के साथ उसमें फ्लो करता है। आर्टरीज आर डीप सीटेड, और ये हमारी बॉडी में अंदर काफ़ी अंदर प्रेजेंट होती हैं। वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स कलेक्टिंग वेसल्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और दिल में लेके जाती हैं। सारी वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कंटेन करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। वेन्स थिन होती है, लस मतलब इन कंपैरिजन विद द आर्टरी उतनी ज़्यादा मस्कुलर वॉल्स नहीं होती हैं और इनका ल्यूमेन काफ़ी वाइड होता है। देयर ल्यूमेन हैज़ पॉकेट शेप वॉल्व, अब इसमें वॉल्व भी प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो। स्मॉल वेन्स जो होती हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज से ये बनती हैं एंड ज्वाइन टू फॉर्म वेन। ठीक है, और मतलब वो जो कैपिलरीज होती हैं फिर वो उनसे फर्दर वो ज्वाइन होकर वेन्स बना देती हैं। ब्लड फ्लो स्मूथली, इसमें जर्क में नहीं फ्लो करता है। दे आर सिचुएटेड सुपरफिशियली एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सर्फेस, जो हमें ऊपर से नसें दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में वेन्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं, 8 माइक्रॉन इन डायमीटर एंड दे आर लिंक बिटवीन द आर्टरी एंड अ वेन। तो ये वेन और आर्टरी के बीच का जो कनेक्शन है, यहाँ पे देखो तो ये जो है ये कैपिलरीज है, ये आर्टरी है, वो डिवाइड होते होते इस तरह की कैपिलरीज बना लेती है और इस तरफ फिर वो कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या करती हैं, वेन्स बनाती है। तो इन दोनों के बीच का ये लिंक है। रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा, राइट। तो द वॉल ऑफ द कैपिलरीज इज फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर। जो कैपिलरीज होती हैं वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, फ्लैटेंड सेल, एंड दे लाई इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यू। और जैसे कि लंग्स में इसमें जो सेल के कॉन्टैक्ट में आती हैं और वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पूरा रोल है वो होता है।
इफ़ ऑल द कैपिलरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर प्लेस एंड टू एंड, तो वो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब कवर कर लेंगी, एंड देयर टोटल सरफेस एरिया इतना होगा। मतलब हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। यहाँ तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, आर्टरी, वेज एंड कैपिलरीज। थिक है, थिन है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। न्यूमन नैरो है, इसका अंदर का देखिए मुंह जो है, मतलब स्पेस जो है काफ़ी चौड़ी है, इसकी नैरो है, और ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, वॉल्स इसमें होती नहीं है, इसमें प्रेजेंट होती है ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, ये आप पढ़िएगा खुद से, और इसको इसी चार्ट के ज़रिए आप आर्टरीज, वेन और कैपिलरी का जो डिफरेंस है उसको याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब जो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। तो डबल सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में। ब्लड इन आवर बॉडी फ्लोज थ्रू टू इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। एक हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हमारा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन दोनों को समझेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब देखो, जो राइट वेंट्रिकल है हमारा, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आप एक बार जो डायग्राम है आपका 8.9 उसको ओपन करिए और साथ में समझने की कोशिश करिए दैट कि डीऑक्सीजेटेड ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल में है इस पम्प टू द लंग्स। तो वहाँ से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और वो वहाँ से लंग्स में जा रहा है ताकि वो फिल्टर्ड हो जाए थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। इनसाइड द लंग द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। फिर वहाँ से क्या होता है, जब लंग्स में जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न टू हार्ट। अब जब वो वापस आता है तो वो आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। और किसके ज़रिए आता है? पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आता है। ठीक है, जब वहाँ से प्योर हो गया तो वो वापस आया लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। ठीक है, मतलब जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड है आपका राइट वेंट्रिकल से, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए वो आ जाता है यहाँ आपके लेफ्ट सॉरी यस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। राइट, यहाँ से राइट से गया, यहाँ से गया और फिर वो वहाँ फिल्टर्ड होके आ गया। ठीक है, अब देखो, एंड रिटर्न टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक ये हो गया आपका। अब देखो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या? इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ये ऑरिकल में आया, अब यहाँ से नीचे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, गोज टू ऑल बॉडी पार्ट। अब ये यहाँ से पूरी जो बॉडी पार्ट है उसमें जाएगा। ठीक है, गोज टू ऑल बॉडी पार्ट थ्रू ऑर्टा एंड रिटर्न टू द हार्ट एज डीऑक्सीडेटेड ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। अब ये गया, पूरी बॉडी में गया, उसके बाद इधर से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे की तरफ है वो वापस आएगा आपका राइट एट्रियम में, यहाँ आ जाएगा राइट एट्रियम में थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, एज द ब्लड मूव्स टूवर्ड्स द हार्ट इट इज़ कॉल्ड। तो हो क्या रहा है कि ये दो सर्कुलेशन में वो जो ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इस वाले डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे ये डायग्राम है आपका, तो जस्ट अ सेकेंड। इसमें देखो होता क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये है आपका नीचे वाला राइट ऑरिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। और ये आ कहाँ से रहा है? देखो पूरी बॉडी में ऊपर ही से तो ब्लड आ रहा है। पहले राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, अब ये ऊपर जा रहा है लंग्स में। ठीक है, अब ये ऊपर लंग्स में जाएगा, लंग्स में ये पूरी तरह से प्योर होगा। लंग्स में प्योर होने के बाद क्या होता है? ठीक है, जब ये लंग्स में फिल्टर हो गया तो जो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिटर्न टू हार्ट, वो वापस हार्ट में आएगा इनटू लेफ्ट ऑरिकल। अब जब ये वापस आता है तो इन पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आपका लेफ्ट ऑरिकल में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। तो एक तो प्रोसेस ये है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि अब जब ये सारा आ गया यहाँ तक के ब्लड, अब यहाँ से आने के बाद मतलब जब ये आपका ऊपर वाला जो लेफ्ट
ऑरिकल है उसमें आ गया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये बॉडी में ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर डीऑक्सीजनेट भी होगा फिर आगे जाके। फिर उसके बाद क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर से सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से फिर ऑरिकल में आएगा, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो पल्मोनरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर वो वापस घूम के कहाँ आएगा, एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से आएगा फिर ऑर्टा में आएगा, और ऑर्टा से वो पूरी बॉडी में इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप ब्लड का सर्कुलेशन ना समझ पाओ। तो जो ब्लड है ये हमारे दिल में 2 बार घूम रहा है ना। तो एक बार जो लंग्स में गया फिर दोबारा आके फिर गया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप 1-2 बार फिर से देखिएगा एंड चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब हम बात करते हैं एट्रियल एंड वेनस सिस्टम क्या है। द सिस्टम ऑफ वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, मतलब वो वेसल्स जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में, उनको कहते हैं एट्रियल सिस्टम। एंड द वेसल्स देयर आर इन, और जो वेसल्स हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। इसी तरह से जो कलेक्ट कर रही है विद द कलेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द हार्ट, उसको वेनस सिस्टम। और उनमें जो वेन्स होती है उनको कहते हैं, जो वेसल्स इन्वॉल्व है उनको कहते हैं वेन्स। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन ये क्या होता है। सो द वेन्स विच स्टार्ट विथ कैपिलरीज एंड टर्मिनेट इनटू कैपिलरीज इन सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो वेन्स जो कैपिलरी से स्टार्ट होती है और किसी और पार्ट में जाके कैपिलरी में ही एंड होती है, उन ऐसी वेन को पोर्टल वेन कहते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। द ब्लड फ्लो थ्रू पोर्टल वेन इज कॉल्ड द पोर्टल सर्कुलेशन। अब इसी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, तो जो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, लिवर से जुड़ा हुआ है जो सर्कुलेशन है, वो आ जाता है आपका पोर्टल सर्कुलेशन में। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल इज टेकन टू द हिपैटिक पोर्टल वेन टू द लिवर, मतलब जो एलिमेंट्री कनाल से जो वेन्स बनती है, पोर्टल वेन्स, ये जो क्या करती है, वहाँ से ब्लड लिया जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए और वो लिवर में जाता है बिफोर ट्रांसपोर्टिंग टू द हार्ट में जाने से पहले। ठीक है, the veins that collect blood from different part of alimentary canal, spleen and pancreas do not open directly into the inferior vena cava। तो ये वेन डायरेक्टली inferior vena cava में ओपन नहीं होती है, इंस्टेड ये क्या करती है, हेपाटिक पोर्टल वेन को ज्वाइन करती है। ठीक है, इट कैरीज ब्लड विद डाइजेस्टेड फूड टू लिवर where it ramified into capillaries. These capillaries then join to form a pair of a hepatic vein. The hepatic vein open in the upper part of the inferior vena cava and finally into the right ventricle. In doing so, the digested food collected by the blood from intestine is received by the hepatic cell for storage and metabolism. तो इसमें एक्चुअली देखो होता क्या है कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब है कि लिवर से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल से, स्टमक से, वो डायरेक्टली कहाँ, इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जाता है, उसकी जगह वो कहाँ जाता है, पहले लिवर में जाता है। ठीक है, उसकी जगह वो पहले लिवर में जाता है और छोटी छोटी जो वेन्स फॉर्म होती हैं जिसके ज़रिए वो जाता है उसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए वो लिवर में जाता है और फिर वो फर्दर अंदर बहुत सारी वेन बनाता है। फिर उसके बाद वो ब्लड फिर वहाँ से जब यहाँ से लिवर में पूरे में घूम जाता है वो, उसके बाद वो इंटर करता है इन्फीरियर वेना कावा में, उसके बाद वो हार्ट में जाता है। तो इसमें बच्चों बस इतना सा ये है कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में ये है कि वेन जो भी ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है, एलिमेंट्री है, स्प्लीन है, स्टमक है, वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जाएगा। वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो लिवर में जाएगा। लिवर में वो कैपिलरीज फॉर्म करेंगी, वो फिर रीजॉइन करेंगी, रीजॉइन करके हिपैटिक वेन फॉर्म करेंगी, मतलब अंदर जाके वो बिखर गया ब्रांचेस में। फिर आगे वो रिजॉइन करके फिर इन्फीरियर वेना कावा में जाएगा, फिर इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है आपका, इसके ज़रिए क्या होता है कि जो लिवर की जो सेल्स होती हैं, हिपैटिक सेल्स, उनको
स्टोरेज के लिए और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए वो क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया हेपाटिक पोर्टर सर्कुलेशन में। चेक पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड टू आर्टरी कैरीज, जो आर्टरी है वो किस तरह का ब्लड कैरी करती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर आप बताएंगे। फंक्शंस क्या है कैपिलरीज के, राइट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कैपिलरीज के फंक्शन क्या है। एंड वाई टू वेन्स अपेयर डार्क इन कलर, अभी हम लोगों ने जब जो वेन्स है वो डार्क कलर की क्यों होती है, दैट यू हैव टू आंसर। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, एंड गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड बताइए इन सभी के आंसर। हम मूव करते हैं लिम्फैटिक सिस्टम की तरफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लिम्फैटिक सिस्टम एक लिम्फ का हमारी बॉडी में सिस्टम है जो लिम्फैटिक सिस्टम कहलाता है। व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम एरियल एंड टू इट्स वीनस एंड atrial end to the venous end, its fluid plasma filter out of the thin walled capillaries at the atrial end due to the pressure difference। अब देखो क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज से वेनस वेन्स में पूरा, ठीक है, तो उसका जो प्लाज्मा है वो उसमें से छन जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल जहाँ पे मतलब नॉट आर्टरीज, जो कैपिलरीज होती हैं। अरे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि आर्टरीज इधर से आती हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, फिर वो मिल जो ज्वाइन करती हैं तो वेन्स बनती हैं। तो एट्रियल एंड वेनस एंड का मतलब यही है कि जब ब्लड ऐसे पूरा यूँ जा रहा है तो कैपिलरीज में क्योंकि जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो फिल्टर्ड आउट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंडस्टाइनल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इट कैरीज सॉल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, गैसेस डिजॉल्व इन इट, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अ पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड गेट रीअब्जॉर्ब इनटू द कैपिलरीज एट देयर वेनस एंड, मतलब अब जब इन कैपिलरीज से आगे बढ़ते हैं वेन्स के तरफ तो कुछ पार्ट इसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है टू कंप्लीट द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम को कंप्लीट करने के लिए। मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ फाइन थिन वॉल चैनल। अब जो बाकी का जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक पतले पतले चैनल का एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू फ्लो करता है। उस सिस्टम को लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो जो पतली पतली जो ये दिख रही है लिम्फ कैपिलरीज है, और जो डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये नोड्स होते हैं, ठीक है। अब चलो उसको हम पढ़ लेते हैं। द फ्लूइड कलेक्टेड बाय द लिम्फ वेसल्स इज पोर बैक इनटू द ब्लड एज लिम्फ इन द वेना कावा नियर द हार्ट। अब जो भी फ्लूइड ये लिम्फ वेसल्स में कलेक्ट होता है ये वेना कावा में वापस चला जाता है, ठीक है, वहीं पे हार्ट के पास में ये वापस से उसमें चला जाता है। लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ वो जो फ्लूइड है वो आता है, लिम्फ वेसल्स आती हैं एंड नोड्स आती हैं, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो लिम्फ है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है वापस से। लिव क्या है, छना हुआ ब्लड प्लाज्मा है, एंड इट हैज़ लोअर प्रोटीन कंटेंट दैन प्लाज्मा। इसमें जो कंटेंट है प्रोटीन का वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होता है। वाटरली वो पानी के जैसा फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लोइंग थ्रू द लिम्फैटिक वेसल्स, और जो ये वेसल्स होती हैं इनमें ये फ्लो करता है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच का ये लिंक है। इट कंटेन फ्लूइड प्लाज्मा, लो प्रोटीन कंटेंट, लिम्फोसाइट्स दैट मूव आउट ऑफ द कैपिलरी, इसमें लिम्फोसाइट्स भी होती हैं क्योंकि वो भी कैपिलरी के बाहर आ जाती हैं। लिव इज़ विदाउट ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होता है। 94% पानी होता है, 6% प्रोटीन, कार्ब्स, एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स इनको कहते हैं। दे स्टार्ट एज ब्लाइंड लिम्फैटिक कैपिलरी इन द टिश्यू स्पेसिस, टिश्यू की जो जगह होती है टिश्यू में वहाँ से ये शुरू होती है, एंड जॉइन टू फॉर्म द लार्जर डग, और जुड़ते 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 डग्स बना लेती हैं। द लिम्फैटिक कैपिलरीज अराइजिंग इन द इंटेस्टाइनल विलाई आर कॉल्ड द लैक्टियस। डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइन में जो ये लिम्फैटिक कैपिलरीज होती हैं उनको लैक्टियस कहते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल विली जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। दे अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एज काइलोमाइक्रॉन्स, और वो वहाँ से क्या करते हैं डाइजेस्टिव फैट को अब्जॉर्व करते हैं। आफ्टर अ फैटी मील द लिव्स अपेयर मिल्की एंड इज कॉल्ड
काइल, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा फैटी मील कंज्यूम करते हैं तो जो लिव है वो मिल्की हो जाता है, जिसको काइल कहा जाता है। लिम्फेटिक फॉर्म्स द नेटवर्क इन द बॉडी एंड हैव वॉल्स टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिव टुवर्ड्स अ लार्जर वेन। एक प्रॉपर नेटवर्क है और वॉल्स भी प्रेजेंट है जो एक मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करती है। लिम्फेटिक रिटर्न वाटर एंड प्रोटीन टू द ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड को प्रोटीन और वाटर रिटर्न करता है। लिम्फेटिक नोड्स की अगर बात करें तो जो लिव वेसल्स होती है जब वो इनलार्ज हो जाती है तो वो लिव नोड्स बनाती है, ठीक है। और जैसे एक स्ट्रिंग में, जैसे मोती के जैसे लगते हैं कि एक स्ट्रिंग में मोती पिरे हुए हों, दे आर फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू सेपरेटेड बाय पार्टीशन एंड कंटेन द फाइन ब्रांचेस ऑफ लिम्फोसाइट, राइट। तो लिम्फ वेसल्स की अलग अलग ब्रांचेस होती है, सेपरेटेड होते हैं, नेक में प्रेजेंट होते हैं, आर्मपिट में, ग्रेवन में। टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स आर द मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। जो टॉन्सिल्स और एडनोइड्स हो जाते हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये लिम्फेटिक टिश्यू के ही मासेस होते हैं। लिम्फस ग्लैंड्स एंड स्प्लीन आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। और जो स्प्लीन और थाइमस है तो जो ये जो होते हैं ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। टॉन्सिल्स या एडनोइड्स मतलब जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या जो कान या थ्रोट के पीछे, जिसमें मोस्टली बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, तो वो एक्चुअली में क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू के मासेस होते हैं। और थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करना, नाइट्रोजनस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को उनकी रिमूवल में मदद करना, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल का अब्जॉर्प्शन, एंड लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोटीन का है उसको मेंटेन करता है और बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, दे सर्व्स फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लूइड, मतलब मेन फंक्शन तो उनका यही है कि जो फ्लूइड है उसको वापस से, फ्लूइड टिश्यू को वापस से ब्लड में लेके जाना, ठीक है। एंड इफ़ देर इज़ नो लिम्फेटिक रिटर्न, अगर ये नहीं होगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो मेन रोल तो इसका यही है कि ये क्या करता है, जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखता है और ये प्रोटीन ब्लड में जो है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बना रहे। अब आगे बात करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन की, स्प्लीन की बात कर लेते हैं। स्प्लीन को ब्लड रिजर्वियर कहा जाता है। ये लार्ज और इम्पॉर्टेंट लिम्फोटिक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ब्राउन कलर का होता है एंड ये पोस्टीरियर जो स्टमक की आउटर मार्जिन है वहाँ से उससे जुड़ा हुआ रहता है। इसके फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, आरबीसीज वगैरह जो मर जाती हैं वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय आउट होती हैं, एंड ब्लड रिजर्वियर के जैसे काम करता है, एंड रिलीजेस द स्टोर ब्लड इन इमरजेंसी एंड अंडर स्ट्रेस, और ब्लड को स्टोर करता है और जब उसकी ज़रूरत होती है उसको रिलीज़ करता है इमरजेंसी के वक्त। और स्प्लीन फ्रॉम आरबीसीज फॉर्म आरबीसीज इन द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जो आरबीसीज बनती हैं वो स्प्लीन के ज़रिए बनती हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि ब्लड स्मेयर स्लाइड कैसे बनती है, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दैट अंडर द माइक्रोस्कोप। सो इसके लिए आपको ब्लड फिल्म मतलब पतली से जो लेयर है उसी को स्मेयर कहा जा रहा है। तो आपको स्लाइड्स चाहिए हैं इसके लिए, ठीक है। स्लाइड्स चाहिए है साफ और ब्लॉटिंग पेपर, कॉटन विद स्प्रिट एंड स्टरलाइज निडल। तो आपको क्या करना है, पहले स्प्रिट से अपने फिंगर को साफ़ कर लेना है, फिर स्टरलाइज निडल से उसमें प्रिक करना है ताकि ब्लड की एक ड्रॉप आ जाए। प्रेस द फिंगर एंड वाइप ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, ठीक है। और उसको प्रेस करना है और जो पहली बूंद निकलेगी ब्लड की उसको हटा देना है, वाइप ऑफ कर देना है ब्लॉटिंग पेपर से। जेंटली स्क्वीज द फिंगर एंड प्लेस द ब्लड ड्रॉपलेट ऑन द स्लाइड ऑन द राइट एट राइट एंगल। फिर जो दूसरी ब्लड की ड्रॉप निकलेगी उसको स्लाइड पे रखना है और दूसरी स्लाइड लेके 60 डिग्री का एंगल लेके वो जो ब्लड है उसको पूरा स्मेयर कर देना है, स्लाइड पे फैला देना है हॉरिजेंटली। When the blood is spread along the margin of the vertical side, push it gently but quickly on the horizontal side. A very fine film of blood is formed on the horizontal side. और उसको स्प्रेड कर देना है ताकि एक पतली सी हॉरिजॉन्टल लेयर बन जाए। फिर उसको सूखने देना है। कवर द स्मेयर विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेजमेंट स्टेन। फिर क्या करना है, जो आपने ये पूरा बनाया है
जो लेंस में स्टेन है उससे इसको स्टेनिंग कर देनी है। ये एक्चुअली में यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह के केस में। सो आफ्टर 2 minutes ड्रेन ऑफ द स्टेन एंड ऐड डिस्टिल वाटर। फिर आपको वॉश ऑफ द स्टेन अंडर द रनिंग वाटर एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर द स्लाइड इज़ ड्राई। फिर उसको आपको वो जो आपने स्टेन डाला था उसको हटा देना है, वॉश करना है। फिर माइक्रोस्कोप में देखना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो है उनकी स्टडी करनी है। राइट, सो ये आप लैब में अपने टीचर की प्रेजेंस में ही करिएगा। अननेसेसरी अपने आप को हार्म करने की कोशिश मत करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ग्रेजुएशन में आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, तो आप जब लैब में जाओगे तो आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी होती हैं, उनको भी आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। फिर स्प्लीन क्या है एंड नहीं, स्प्लीन को ब्लड रिजर्वोयर क्यों कहते हैं, लिम्फोटिक ऑर्गन्स बताना है, लैक्टियल्स बताना है एंड कंपोनेंट्स क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ लिम्फ डिस्ट्रॉय। तो लिम्फोसाइट्स आपको पता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है। टॉन्सिल्स एंड एडनोइड्स क्या है, जो स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट में या नाक के एरिया के पास या नेक के एरिया के पास, वो टॉन्सिल्स कहलाती हैं। सो दैट्स ऑल, ये हमारा लास्ट पार्ट था। हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। जो भी कहीं पे आपको क्वेरीज़ हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।